हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के तहत संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। हमने जो आपको पीआरपी प्रोग्राम में डे 8 का कंटेंट दिया था, उसमें हमने राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, मुख्यमंत्री देखा था। उसी में ये पार्ट 2 है उसका, क्योंकि ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा भी है। मतलब ये लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, तो पूरा देखिएगा। और हमने उन सारी संस्थाओं से जो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे पॉइंट्स को लिया है। तो और ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और यूपीपीसीएस अभी तो उसका पैटर्न ही हो गया है कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और इनके बारे में स्टेटमेंट देता है और आर्टिकल भी पूछ लेता है। अभी आपका जो आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन आए इसी से, ठीक है। वित्त आयोग पे ही आए थे वो क्वेश्चन। राज्य का मतलब एक तो आया था उन्होंने राज्य का निर्वाचन आयोग, और एक फिर आया था आपका वित्त आयोग पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं होती क्या हैं, और गैर संवैधानिक के अंतर्गत ही आपकी जो संस्थाएं होती, एक होती हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज, यानी कि जो कार्यकारी आदेश से गठित की जाती हैं, जैसे आपकी जो सीबीआई हो गई, आपका नीति आयोग हो गया, ठीक है। ये सारी संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं वो होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए संविधान में कोई आर्टिकल नहीं होता है। संवैधानिक वो होती हैं जिसके लिए पार्लियामेंट में संशोधन भी किया जाता है, और जो मूल हमारा संविधान था उसमें भी अगर कोई आर्टिकल का प्रावधान किया गया है तो वो, ठीक है। यानी कि जिसके नाम पे आपके संविधान में आर्टिकल होगा, ठीक है, अनुच्छेद होगा, वो सब के सब आपके संवैधानिक में आ जाएंगे। जिसके नाम पे अनुच्छेद नहीं होगा, कोई एक्ट होगा, वो आ जाएंगे आपकी सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी को। तो हम इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ें कराएंगे। सबसे पहले हम संवैधानिक बॉडीज़ को देखेंगे। उसमें हमारी जो पहली बॉडी है वो है वित्त आयोग, यानी कि फिनांस कमीशन। अब जो फिनांस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग है, इसके लिए आर्टिकल आप सबको पता होगा 280 है। अब ये एक सवाल ये पूछता है कि इस आयोग में कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य हैं, 1+4 मतलब 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल निर्धारित कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति करता है। ये भी आप याद रखेंगे। जनरली ये 5 साल का होता है, लेकिन मतलब फिक्स नहीं होता है। इस कार्यकाल का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। संसद नहीं करती, ऑप्शन में संसद रहेगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो आपके वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है, ये आप बताइए। इनका क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो जी हाँ, वो हो सकता है। अब इसके कार्य क्या हैं, देखो, कर हो या जो आय होती है उसका केंद्र और राज्यों के बीच जो डिवाइडेशन होता है, वितरण की सिफारिश करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों को बेसिक आप समझो। जो ये होता है आपका वित्त आयोग, ये केंद्र और राज्यों के बीच जो भी वित्त है उसके वितरण की सिफारिश करता है। सिफारिश ये किसको देता है, यानी कि अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति को ये जो रिपोर्ट देता है ये बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती। राष्ट्रपति उस जो रिपोर्ट है उसको संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। और एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य हो गया कोई भी अन्य कार्य जो राष्ट्रपति इसको बोल दे तो वो भी करता है। इसको टर्म ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसके जो योग्यता अधिकार हैं ये निर्धारित कौन करती, तो ये संसद करती है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो वित्त आयोग है इसके सदस्यों की योग्यता और इसके अधिकार, ये सारा सब कुछ जो है वो संसद तय करती है, लेकिन कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है। वर्तमान में हमारा 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और ये राज्य अगर फिनांस कमीशन की बात है स्टेट वाला, तो ये 243 आई में है आर्टिकल, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग से इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन आयोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बहुत विस्तार में देखेंगे, ठीक है। 5-6 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग पे देंगे। उसका कारण ये, निर्वाचन आयोग बहुत ज़्यादा न्यूज में है, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज में होती आयोग उसका चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एग्जाम में सवाल बनाता है। अब निर्वाचन आयोग आप देख ही रहे हैं कितना उस पर आरोप लग रहा है। बिहार में एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी वाला मुद्दा, सब मतलब इतना ज़्यादा ओवरऑल निर्वाचन आयोग न्यूज में आ गया, तो इससे संबंधित प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इसको आर्टिकल हम देखेंगे सबसे पहले। तो ओवरऑल निर्वाचन आयोग यानी कि देश में एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके लिए निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 324 में जिक्र है। तो मेनली एक आर्टिकल लोग याद रखते हैं 324, लेकिन ओवरऑल हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, सारा इलेक्शन सिस्टम है, वो सब जो उनके लिए जो है वो 5 आर्टिकल हैं, 324 से लेकर के 329। तो कभी कभी ऐसे भी मिलान करने को दे देता है पूरे के पूरे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
कि जो निर्वाचन आयोग है 324 से 329 तक है, और निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग ये सब 324 में आता है। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो याद रखिए इसमें एक सदस्य अध्यक्ष जो है वो तो फिक्स रहता है, उसके अलावा अदर सदस्य भी होते हैं। अब अदर की संख्या डिसाइड नहीं है, लेकिन संख्या इनकी डिसाइड कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में 1+2 यानी कि कुल 3 सदस्य हैं वर्तमान में, एक अध्यक्ष है और 2 ये है जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त, एक हो गया अन्य चुनाव आयुक्त, ये 2 हैं वर्तमान में, यानी कि कुल 3 लोग हैं। और ये 1993 से 3 लोग हैं, ये आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति जब चाहे तो इनको घटा बढ़ा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। और इस 3 समिति की जो सिफारिश पर करता है उसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, दूसरे एलओपी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जैसे वर्तमान में राहुल गांधी है। पीएम द्वारा नामित कोई भी मंत्री, जो कि वर्तमान में अमित शाह है। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति है, यही जो है निर्वाचन आयोग की जो स्वायत्तता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है, क्योंकि इस समिति में आप देख रहे हैं बहुमत किसका ज़्यादा है। एक तरफ मोदी जी और अमित शाह हैं और एक तरफ राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है मोदी जी और अमित शाह 2 लोग मिलकर जिसको चुन लेंगे वो बन जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बाधित करती है। और ये आपको पता है, इसके लिए ये लोग संविधान में मतलब संसद में एक्ट लेकर के आए थे। और पहले क्या था कि जो ये है पीएम द्वारा नामित कोई मंत्री, इसकी जगह पे सीजीआई थे, और सीजीआई को इन्होंने हटा दिया था। तो जब सीजीआई थे तो ये बैलेंस बना रहता था, एक तरफ पीएम, एक तरफ विपक्ष का नेता और सीजीआई। लेकिन बाद में संसद में परिवर्तन कर दिया गया और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता जो है इससे बाधित हो गई। अब इनकी उम्र क्या है, यानी इनका कार्यकाल, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष उनकी आयु हो जाए, ठीक है। जो भी पहले हो जाए उतना इनका कार्यकाल होता है, ये तो आप समझते होंगे। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त, सारे जो अन्य 2 हैं इनकी बात नहीं हो रही है। याद रखिएगा, इनको हटाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में करा चुका हूँ। अगर मान लीजिए कि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना है तो उसके लिए बहुत सा सिंपल है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उनको हटा देंगे, ठीक। इस्तीफा ये लोग अपना राष्ट्रपति को देंगे और लिखित में देंगे। केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में अन्य पदों के लिए क्या नियुक्ति हो सकती? तो जी हाँ, ये भी हो सकती है। ये भी निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को बाधित करता है। जैसे हमने ऊपर देखा वित्त आयोग में क्या था कि पुनर्नियुक्ति हो सकती थी। बहुत सारी उसमें है कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो पुनर्नियुक्ति का तो अलग इशू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर में ये जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जो चुनाव आयुक्त हैं, वो मान लीजिए जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद ये केंद्र सरकार के अलग अलग सरकारी पदों पे या फिर प्राइवेट उनको नियुक्ति बाहर से लेटरल एंट्री दे दी जाए तो वो किसी भी पद पर नियुक्ति इनकी हो सकती है। तो जाहिर सी बात इनको लालच दे दिया जाएगा और ये पार्टी विशेष या फिर जो भी सत्ता में पार्टी रहती है उसके लिए ये सब काम करेंगे। तो ये भी जो है याद रखिएगा, नियुक्ति हो सकती है किसी भी पदों पर, और ये स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। मेंस में ये सब चीज़ें, मेंस में क्या आएगा? मेंस में आएगा वर्तमान में क्या इशूज़ है इनको लेकर, तो क्या समस्याएं जब आपको लिखना होगा तो यही सब लिखना होगा कि स्वायत्तता नहीं, स्वायत्तता के उदाहरण में आप ये समिति बताओगे, फिर एक ये एग्जाम्पल दोगे कि भविष्य में ये किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये तो मेंस का हो गया, प्रीलिम्स के लिहाज से इतना याद रखो। अब इनके कार्य क्या हैं? तो कार्य इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे होते हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी का चुनाव कराते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं। तो एमपी एमएलए में आपको पता है क्या क्या होता है? तो एमपी एमएलए मतलब आपकी लोकसभा के चुनाव कराएगा, एमएलसी मतलब विधानसभा के कराएगा, एमएलसी मतलब राज्यों की विधान परिषद के कराएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कराएगा। सांसदों की जो अयोग्यता निर्धारण के समय राष्ट्रपति को सलाह देता, तो आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है कि सांसदों की योग्यता और अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? तो वो लेते हैं आपके राष्ट्रपति, लेकिन ये चुनाव आयुक्त की सलाह पर लेते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के अन्य कार्य भी अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन के अन्य कार्यों में है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण ये करता है, लेकिन परिसीमन आयोग जो सिफारिश देता है उसी के अनुसार मतदाता सूची तैयार करता है और उसको अद्यतन करता है, यानी कि रिवाइज भी करता है। चुनाव की तिथियां घोषित करता है, नामांकन पत्रों की जांच करता है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, आप एक बार सिर्फ देख लो, मतलब सुन लो अभी वीडियोज में, उसके बाद आप PDF से एक आध बार पढ़ लेना, वहाँ पे आप समझ जाओगे। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे आपने अभी देखा होगा बिहार में
जो प्रशांत किशोर ने जन स्वराज बनाया है, तो उनको चुनाव उन्होंने स्कूल का बैग दे दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आप याद रखना, मैंने लिख दिया है कि ये मान्यता छीन नहीं सकता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार तो इनका है, चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग मान्यता छीन नहीं सकता है, ठीक है। आचार संहिता ये लागू करता है कौन? चुनाव आयोग। आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे आचार संहिता के बारे में कुछ बात मैंने लिखी है, इसको आप याद रखना कि आचार संहिता अपने आप में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं। ये परंपरा से एक तरह की शुरुआत हो गई थी, और इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो केरल में हुई थी। और एक चीज़ याद रखना, ये पार्टी और उम्मीदवार दोनों के लिए लागू होती है। क्या? आचार संहिता। नेक्स्ट है इनका कार्य, सांसदों व विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देते, ये हमने अभी ऊपर देखा था। और गड़बड़ी होने पर चुनाव को रद्द भी कर देता, कोई भी गड़बड़ी हो जाए, बूथ कैप्चरिंग या फिर सही से वोट ना पड़ना या फिर मशीन खराब हो जाना, तो ये रद्द भी करता है। पार्टियों का पंजीकरण करता है, राज्य व राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी यही देता है अलग अलग पार्टियों को। अब मैंने एक चीज़ क्या लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के कार्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो जी हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। जैसे अभी हम आगे परिसीमन आयोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा बदल सकते हो। एक आर्टिकल आप याद रखना कि वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार कितना है हमारा, मतलब 18 वर्ष है अभी, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 326 आर्टिकल में। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के PYQs अगर आप देखोगे तो उसमें कि वयस्क मताधिकार का अधिकार कौन सा अधिकार? तो याद रखिए इसके लिए आर्टिकल है हमारे संविधान में, तो ये संवैधानिक अधिकार है। इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे कि लीगल राइट है कि फलाना ढमाका, तो ऐसा नहीं है। ये जो है एक तरह का हमारा संवैधानिक अधिकार, जिसके लिए भी संविधान में आर्टिकल है, चाहे वो मूल संविधान में आर्टिकल हो, चाहे बाद में संविधान संशोधन करके आर्टिकल जोड़ा गया, अगर आर्टिकल है तो वो संवैधानिक ही होगा। ये आपको याद रखना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। आर्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्ट है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक बॉडी होगी, ठीक है। ना ही आर्टिकल है ना ही एक्ट है उसके लिए, तो वो जो है वो गैर संवैधानिक हो जाएगी और गैर सांविधिक भी हो जाएगी, ठीक है, जैसे आपका नीति आयोग। तो हमने चुनाव आयोग देख लिया, इससे ज़्यादा आपको चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं देखना है। आप रिवाइज करोगे तो 2-3 मिनट में इसको पढ़कर समाप्त कर लोगे। नेक्स्ट हमारा जो संवैधानिक संस्था है वो है कैग, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। आर्टिकल 148 से 51 तक के तहत आती है और डिटेलिंग इसकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप PDF से रिवाइज कर लेना आप लोग। नेक्स्ट चौथी संस्था है हमारे NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब इसी के साथ हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को एक साथ देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि पहले एक ही हुआ करता था और 2004 में बाद में अलग होता है, ठीक। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला जो दिसंबर में हुआ था, जो प्रीलिम्स हुआ था, मतलब लेटेस्ट वाला जो PCS, उसमें इसी का आर्टिकल पूछा गया था 338 वाला, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम आया था। तो सबसे पहले याद रखना है जो NCSC है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ इसीलिए, ये शॉर्ट में आप भी मतलब नोट्स में शॉर्ट में इस तरह की चीज़ें लिखना सीखिए। इसका जो जिक्र है वो भाग 16 में है, यानी कि पार्ट 16 में है, और इसके लिए आर्टिकल 338 है, ठीक है। अब जैसे आपको याद करना हो आर्टिकल, तो कैसे याद करोगे? 338 को आप याद रखो। 338 जो है वो SC के लिए है, 338 में A जोड़ दो तो ST के लिए, 338 में B जोड़ दे तो OBC के लिए है। अभी हम OBC आयोग, ST आयोग सबको देखेंगे। तो भाग 16 आर्टिकल 338, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मूल संविधान में आर्टिकल 338 के तहत SC और ST दोनों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 338 में लिखा गया कि SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा, उसका प्रावधान होगा। फिर 1978 में क्या होता है कि SC ST जो है ये गैर संवैधानिक आयोग होते हैं, ठीक है, ये गैर संवैधानिक आयोग होते हैं 1978 में। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर उसके लिए आर्टिकल है तो वो संवैधानिक होता, तो ये गैर संवैधानिक कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये यहाँ पे आयोग की बात हो रही है, ठीक है। और जो मूल संविधान आपका था वो आर्टिकल 368 में SC ST के लिए विशेष अधिकारी के प्रावधान की बात करता था। आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है? मूल संविधान में ये था कि आर्टिकल 338 के तहत SC ST के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। फिर 1978 में क्या मतलब एक ये आयोग बनाया गया, ठीक है, लेकिन चूंकि कोई एक्ट नहीं लाया गया, ठीक है, और कोई इसके लिए विशेष आर्टिकल में प्रावधान नहीं किया गया, तो ये गैर संवैधानिक माना गया। फिर 1990 में क्या होता है,
SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1990 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। और सबसे जरूरी जो पॉइंट याद रखना वो क्या कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो ये 65वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया 1990 में। क्या याद रखना है कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1990 में जो कि हुआ था SC/ST आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 2003 में एक एक्ट और आता है। कौन सा एक्ट आता है? 89वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें SC/ST आयोग अलग अलग कर दिए जाते हैं। और इसी आयोग के तहत, मतलब इसी एक्ट के तहत 2004 में SC आयोग और ST आयोग अलग अलग बन जाते हैं, यानी कि ST आयोग भी बन जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और NC/ST हो जाता है और इसके लिए आर्टिकल 338A जोड़ा जाता है। भाग तो वही रहेगा। तो ये आर्टिकल मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया था, ठीक है। अब चाहे आपका NC/ST हो, चाहे NC/ST हो, चाहे NC/SC हो, चाहे मतलब आपका शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। इनके अगर सदस्यों को देखें तो 1+3 टोटल होते हैं आपके 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये बढ़ाया भी जा सकता है, 2 कार्यकाल से अधिक नहीं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई भी जो भी अध्यक्ष है या जो भी सदस्य हैं, इनको आप 2 कार्यकाल दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे, ठीक है। दे सकते हो। SC/ST है तो एक सलाह और शिकायती निगरानी बट नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो भी आयोग हैं, SC हो ST हो, ये दोनों सलाह देते हैं और शिकायत और निगरानी करते हैं। लेकिन याद रखिए इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती। यही चीज़ कहीं ना कहीं इन सब की जो स्वतंत्र कार्य करने की जो शक्ति है उस पर मतलब एक तरह का बैन लगाती है। और एक चीज़ याद रखिए, दीवानी न्यायालय जैसी शक्ति प्राप्त है SC/ST को और ST को, इसीलिए इसको अर्धन्यायिक निकाय भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप ऐसे याद रखिए कि जितने भी आपके इस तरह के आयोग आएंगे, ठीक है, चाहे आपका भी OBC आयोग हम देखेंगे, इन सबको क्या होता है, सबको जो है वो दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मतलब इसी में NC/ST यानी कि जो आपका शेड्यूल का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 2004 में बना, हमने ऑलरेडी अभी आपको बताया। और ये NC/ST से अलग होकर बना है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आर्टिकल 338A जोड़ा गया है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। एक आपको याद रखना, जो पेशा एक्ट हमारा है इसको यही NC/ST लागू करता है। ये आप याद रखना। पेशा एक्ट क्या होता है? पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में, ठीक है। तो ये आप सबने देखा होगा, शेड्यूल जो एरिया होता है उसमें पंचायतों वगैरह के जो लिए विशेष अधिकार मिलता है उसी के तहत होता है। ये 1996 का है। इसका सन भी मतलब ईयर जो है एक बार मिलान करने को पूछा गया है आपके एग्जाम में। और NC/ST जो है रिपोर्ट अपना ये राष्ट्रपति को देता है और राज्यों में राज्यपाल को देता है। ये लोग संसद में रखवाते हैं और राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं। यही सब बेसिक बातें हैं, ये लगभग सब में ही होगा। नेक्स्ट हमारा है NCBC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। ये भी भाग 16 में है। इसके लिए संविधान संशोधन आप देखो, अभी आपने देखा शुरुआत मूल संविधान में मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक में था। फिर 2004 में 2003 में 89वां संविधान संशोधन करके 338A जोड़ा गया और NC/ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब को अलग किया गया। फिर 102वां संविधान संशोधन किया गया 2018 में और इसके द्वारा आर्टिकल 338B जोड़ा गया। और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये संवैधानिक मतलब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था ही नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो था लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, ठीक है। तो ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे वो बहुत सारे संविधान संशोधन लिख देगा और आपको क्रोनोलॉजी लगाने को दे देगा, ठीक है। इसलिए मैं डेट और आर्टिकल पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। याद रखिए 1993 से ये स्टेचुटरी बॉडी था। कौन सा? यही NCBC। फिर 2018 से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। इसके मेंबर देखें तो सेम उसकी तरह है, SC और ST की तरह 1+3। 3 साल इसका भी कार्यकाल है, उसमें भी 3 साल था। अर्धन्यायिक निकाय ये भी है, दीवानी अदालत सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ इसको भी प्राप्त है। यहाँ पे 2 फैक्ट लिखे, आप इसको देख लो कि पहला जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था ये 1953 में बना था, इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। दूसरा जो बना था वो 1970 में बना था, यहाँ पे याद रखेंगे। और इसके आयोग जो है BP मंडल थे और मंडल आयोग अपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। नोट, अच्छा हाँ, इसमें एक नोट्स मैंने लिखा है, इसको आप अच्छे से देखना कि पिछड़ी जाति कौन सी होगी, मतलब कौन सी जाति पिछड़ी जाति में आएगी, ये तय करने का अधिकार राज्य सरकारों का होगा अपने अपने राज्यों में, ना कि केंद्र का या फिर NCBC का। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, अपने आदेश में बोला था। तो ये आप याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कहीं ना कहीं ये कानूनी है अपने आप में, तो आप याद रखेंगे।
कि कौन सी जाति पिछड़ी जात में आएगी, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। नेक्स्ट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो महान्यायवादी है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल, जिसको ऑलरेडी आर्टिकल 76 में और पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार में। नेक्स्ट है हमारी जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल भी इसके लिए चूंकि आर्टिकल जोड़ा गया था तो ये भी हमारी संवैधानिक संस्था है। तो आर्टिकल 279A में आती है और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 102वां वाला अभी मैंने आपको बताया 2018 में पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी अगर संरचना देखें जीएसटी काउंसिल की, तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो है वो जनरली केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और राज्य सरकारों का वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री भी ये लोग इनके सदस्य होते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और इसका जो पदेन सचिव है वो राजस्व सचिव होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वित्त सचिव नहीं होता, राजस्व सचिव होता है, ठीक है। वित्त सचिव में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको स्टेटमेंट बना के देखा कि जीएसटी काउंसिल का जो पदेन सचिव है वो वित्त सचिव होता है, नहीं राजस्व सचिव। जीएसटी काउंसिल के जो फैसले हैं याद रखिए वो 3/4 बहुमत से पास होते हैं और केंद्र को इसमें 1/3 की शक्ति प्राप्त है। इससे ही जाहिर हो जाता है कि केंद्र की कहीं ना कहीं मोनोपोली है, मतलब कोई भी फैसला है तो जब तक केंद्र हाँ नहीं करेगा तब तक पास नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी IAS IPS IFS वगैरह का एग्जाम कराता है, उसको देखेंगे। तो यूपीएससी जो है, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे मतलब एक चीज़ देखो, हाँ, ये जो भी आपके आयोग हैं, ठीक है, चाहे आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे आपका राष्ट्रीय जनजाति आयोग हो, ये सब जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आते हैं। कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लेता, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी, कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप उसको ना कर पाओ। तो हम यूपीएससी पे थे, तो यूपीएससी के लिए आर्टिकल संविधान में याद रखो, आर्टिकल 315 से 323 तक आते हैं और भाग 14 में यूपीएससी का जिक्र है, ठीक है। इसकी अगर संरचना देखें तो 1+ अदर्स, तो एक अध्यक्ष होगा, ये तो श्योर है, लेकिन अदर की संख्या कितनी होगी वो राष्ट्रपति तय करेंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता, 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है, तब तक इनका कार्यकाल रहता है। इनको हटाया जाता राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन याद रखिएगा दुराचार यानी कि मिसबिहेवियर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच अनिवार्य है। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे राष्ट्रपति को बोल देता है कि ये जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है ये मिसबिहेवियर में दोषी हैं, तो राष्ट्रपति उसको हटाने के लिए बाध्यकारी है, ये भी आप याद रखेंगे। और कार्यकाल के बाद जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, जब मैं आपको चुनाव आयोग करा रहा था, तो जो चुनाव आयुक्त थे वो कार्यकाल के बाद अन्य पद पर नियुक्त हो सकते थे, वही उनके विवाद का कारण भी है, उनकी स्वायत्तता बाधित करता है। अब यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, ये अच्छी बात है। इनके लिए तो सेकेंड टर्म भी नहीं, यानी कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी नहीं हो सकती, और चुनाव आयोग की तो पुनर्नियुक्ति भी हो सकती थी। और एक चीज़, एक समिति का नाम आप याद रखना है, यूपीएससी में रिफॉर्म के लिए एक समिति बनी थी, योगेंद्र कुमार अलग समिति। जनरली वो पूछता है अलग समिति का संबंध किससे है, तो याद रखना यूपीएससी के रिफॉर्म से संबंधित है। तो यूपीएससी में इतनी फैक्चुअल बातें आपको याद रखना, यही आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएंगी। अब हम कुछ गैर संवैधानिक निकाय को देखेंगे, और हालांकि संवैधानिक निकाय में अभी मुझे एक आपको और पढ़ाना है, जो कि नोट्स में मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है परिसीमन आयोग, तो इसको हम चलो इसी साथ देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम गैर संवैधानिक वाले को एक साथ देखेंगे। तो परिसीमन आयोग अगर देखें तो परिसीमन क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये समझो, देखो परिसीमन में 2 चीज़ें आती हैं। सीटों का मतलब होता है सिंपल निर्वाचन क्षेत्र, उसकी संख्या को तय करना और उसकी सीमा को तय करना, यानी कि वो निर्वाचन क्षेत्र की बाउंड्री क्या क्या रहेगी, कौन कौन से जिले लगेंगे, कौन कौन सा एरिया उसमें आएगा। तो संख्या को तय करना और सीमा तय करना, यही दोनों चीज़ें आपकी परिसीमन कहलाती हैं। अब परिसीमन आयोग, एक चीज़ आपको याद रखना, ये संवैधानिक संस्था है, डिलिमिटेशन कमीशन, डीसी आप बोल सकते हो शॉर्ट में। ये संवैधानिक संस्था, क्यों संवैधानिक संस्था, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 170 में सेम बात कही गई राज्यों के लिए, कि राज्यों की विधानसभा का परिसीमन होगा। अब तक कुल 4 बार परिसीमन एक्ट पारित हो चुका है संसद के द्वारा, ये भी आपको याद रखना। परिसीमन एक्ट संसद पारित करती है, ये आप याद रखेंगे। अब तक 4 बार हो चुका है, और ये 4 बार हो चुका है। ये सवाल पता है कहाँ आया था, ये सवाल यूपीएससी में आया था। और परिसीमन अधिनियम करता कौन है, तो याद रखिए संसद करती है, और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, और राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि परिसीमन अधिनियम लाया जाता है पहले संसद में, संसद पास करती है, फिर उसके आधार पर राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है, ये आप याद रखेंगे। तो अब तक 4 बार जो परिसीमन आयोग आ चुका, तो उनको बस सिर्फ आप ये देख लो कब कब आया। 1952 में आया,
पहला, फिर 1962 में आया, फिर 1972 में आया और फिर लास्ट वाला जो है वो चौथा 2002 में आया। अब 2026 में आने जा रहा है, आपको पता है, क्योंकि परिसीमन होना है। अब अगर इसकी हम संरचना देखें तो एक अध्यक्ष को होते हैं और इसके अध्यक्ष याद रखना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होते हैं। इसके पदेन सदस्य जो हैं वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। सलाहकारी सदस्य होते हैं संबंधित राज्यों के 10 सदस्य, जिसमें हम एमपी और एमएलए को इसमें लेते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, मेनली इसकी संरचना में आप याद रखना इसके अध्यक्ष जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस होते हैं। ठीक, अगला है नोट। हमने एक नोट करके एक चीज़ लिखा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, परंतु यहाँ से इम्पोर्टेंट है, संसद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है, ना ही उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप देख रहे हैं कि परिसीमन आयोग कितना ज़्यादा पावरफुल है, ना तो संसद इनके किसी प्रावधान में बदलाव कर सकती, ना ही कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि परिसीमन आयोग जो भी सिफारिश दे देगा उसको एज इट इज लागू करना होगा आपको। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, जो SC ST के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, मैं आपको ऑलरेडी आरक्षण पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने आप बताया SC ST के लिए कितनी सीटें और कैसे क्या आरक्षित हैं। ठीक है, तो आप लोग आर्टिकल बताओ किस आर्टिकल में SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इनके जो सीटें कितनी आरक्षित होंगी, कौन सी होगी, तो ये सब चीज़ें भी परिसीमन आयोग तय करता है, ये आप याद रखेंगे। और अगर परिसीमन का हम आधार देखें तो आपको याद रखना 1971 की जनसंख्या को अभी तक परिसीमन का आयोग बनाया गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बनाया गया, और ये 2026 तक मान्य, इसीलिए 2026 में परिसीमन होगा है। ठीक है, तो ये एक हमने ये देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। अब हम मतलब गैर संवैधानिक वाली संस्थाओं को एक साथ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, संसद के एक्ट द्वारा, नॉन स्टैट्यूटरी तो विदाउट एनी एक्ट के द्वारा बनती है। ठीक है, और संवैधानिक तो आपको पता ही है। तो इसमें जो हमारी पहली बॉडी है वो है राज्य या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और HSRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो सबसे पहले आपको क्या क्या है इसमें याद रखना है कि 1993 में इसकी स्थापना हुई। स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि हम जाहिर सी बात अब स्टैट्यूटरी बॉडी देख रहे हैं। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के तहत ये गठित हुई, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो मानवाधिकार संरक्षण आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, एक सेंटर और स्टेट दोनों के लिए लाया गया था, इसीलिए स्टेट में भी ह्यूमन राइट कमीशन बनाए गए। ठीक है, तो चूंकि ये एक्ट आया था, अधिनियम आया था, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय। संरचना देखें तो 1+5+1 सदस्य होते हैं, तो 1+5+1 यानी कि टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो पहला अध्यक्ष होगा, 5 इसके सदस्य होंगे और एक पदेन सदस्य होगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना, ये जो है ये आपका राष्ट्रीय वाले के लिए, लेकिन अगर आप स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे इतने ये सब 7 सदस्य नहीं होते, वहाँ पे केवल 3 सदस्य होते हैं, 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। इसके अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना CGI सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हों या फिर चीफ जस्टिस हों, तो सुप्रीम कोर्ट के चाहे CGI हों चाहे फिर कोई अन्य जज हो, लेकिन रिटायर्ड जो जज होंगे वही इनके अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे ही राज्यों में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस। ठीक, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यों में केंद्र में करेगा राष्ट्रपति। कार्यकाल अगर देखें तो इनका 3 वर्ष और 70 वर्ष है, तो ये आपको याद रखना है। अब अच्छा 70 वर्ष क्यों किया गया, क्योंकि 65 वर्ष में तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर ही होते हैं, आपने देखा होगा। तो 70 वर्ष या फिर 3 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती, तो जी हाँ हो सकती है। क्या ये अन्य सरकारी पद बाद में ले सकते हैं, तो वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे CBI। तो CBI को सबसे पहले आपको याद रखना है, संथानम समिति की सिफारिश पर CBI का गठन किया गया था, और CBI जो है वो संथानम समिति जो थी वो भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए गठित की गई थी। और इसी संथानम कमेटी पे अभी हम लास्ट में देखेंगे CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी इसी के तर्ज पे बना था। तो संथानम कमेटी से जो चीज़ें बनी, CVC और CBI। ठीक, CBI भी आपका, ये एक CBI आपका याद रखना, CBI जो है वो तो नॉन स्टैट्यूटरी यानी कि ये तो सांविधिक निकाय भी नहीं है। CBI जो है वो ना ही संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। ठीक, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 से इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब इसमें आप तो कहोगे ये तो एक्ट तो है इसके लिए, तो पहली बात तो CBI का गठन जो है वो इस एक्ट से नहीं हुआ था, CBI को सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट से शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना। और बाकी CBI इस समिति की सिफारिश पर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी। ठीक, CBI किस मंत्रालय के तहत आती, तो कार्मिक मंत्रालय के तहत आती, ये भी आप याद रखें। जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर CBI को गृह मंत्रालय के अधीन समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे बहुत सारे लोग जो ED है उसको भी गृह मंत्रालय के अधीन समझ लेते हैं, तो भैया ये याद रखो ED जो है वो वित्त मंत्रालय के तहत आती है। ठीक,
तो अगला है 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा स्थापित है। तो वही मैंने बात कहा ना आपको कि ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से बनी थी, ठीक, लेकिन गृह मंत्रालय के तहत नहीं आती, आती है कार्मिक मंत्रालय के तहत। कितना सारा आपसे पूछ ले किस प्रस्ताव के तहत बनी थी, तो प्रस्ताव गृह मंत्रालय का था, लेकिन अंडर में आती है कार्मिक मंत्रालय की, ठीक। सीबीआई डायरेक्टर जो है यही इसका मेन हेड होता है और इसकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है और इस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई। ये देखो अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेम यही कॉम्बिनेशन निर्वाचन आयुक्त के लिए पहले था, लेकिन बाद में संसद में कानून ला करके सीजीआई को हटा के एक मंत्री जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसकी स्वायत्तता बाधित हो गई। अब इसमें है तो इसमें बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व यही सीबीआई करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बना भी है और पूछा भी जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त। तो केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं, सीआईसी और सीएसआईसी, ठीक है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे, इसका मतलब इसके लिए एक्ट है, उससे ये बना है। तो जी हाँ, इसके लिए एक्ट है हमारा आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट आप सबने मेंस में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, एथिक्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आगे चल के पढ़ेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। इसी के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और राज्यों में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गठित हुआ था, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका अगर वो देखें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो एक तो सीआईसी होगा यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसके अलावा 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, जिसको कि अन्य सूचना आयुक्त तो बोला जाता है। अब एक ये हो गया, तो 1 प्लस अदर्स आप लिख लो, और अदर्स में भी मैक्सिमम 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्यों में राज्यपाल करेगा। और लेकिन याद रखना, ये जो नियुक्ति है ये एक समिति के आधार पर करी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होंगे। तो इसमें जो समिति है ये सेम वही वाली हो जाएगी जो कि आपकी चुनाव आयोग के लिए है। अब इससे एक चीज़ जाहिर होता है कि इससे भी जो नियुक्ति होगी वो भी इसकी स्वायत्तता को बाधित करेगा। इसी तरह राज्यों में भी हो जाएगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे पीएम की जगह पे। पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती तो नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकपाल को। तो लोकपाल जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी, क्यों, क्योंकि इसके लिए एक्ट आया था। एक्ट कौन सा आया था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था। लोकपाल केंद्र के लिए, लोकायुक्त राज्यों के लिए, ठीक। याद रखना है जो लोकपाल का पद है वो स्वीडन में ओम्बुड्समैन एक संस्था थी उससे प्रेरित है। ये कब थी, 1809 में। लोकपाल जो है बहुसदस्यीय निकाय है, तो इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, 1 + 8, एक तो अध्यक्ष हो जाएगा, और 8 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब 8 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। और इन 8 में जो आपको याद रखना है कि 50% जो सदस्य वो न्यायिक सदस्य होने चाहिए, मतलब जुडिशरी के लोग हों। और 50% में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, इन सबसे एक सदस्य हो, ठीक। इनकी सिलेक्शन कमेटी क्या है लोकपाल की, तो इसमें याद रखना पीएम होते हैं अध्यक्ष इस कमेटी के, फिर स्पीकर होते हैं लोकसभा के, सीजीआई होते हैं और एलओपी होते हैं। तो कुल मिला के 4 लोग इस समिति के होते हैं और यही इसका नाम की सिफारिश करते हैं, ठीक। इनका कार्यकाल देखें अगर, तो 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। वेतन इनका सीजीआई के बराबर होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं राज्यों में और केंद्र में। कार्यक्षेत्र अगर देखें तो याद रखिए इनके कार्यक्षेत्र में ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं, यानी कि सभी लोक सेवक आते हैं, इंक्लूडिंग पीएम, यानी कि पीएम सीएम भी इसमें आते हैं। लेकिन याद रखना पीएम के साथ कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। और एक चीज़ याद रखना, इससे बाहर क्या है इनके कार्यक्षेत्र में, तो जो भी हमारी फोर्सेज होती हैं और आर्म्ड फोर्सेज जो हमारी होती हैं वो इसके दायरे से बाहर रखी गई। यह स्वयं जांच नहीं करता, आपको याद रखना, ये सीबीआई आदि के माध्यम से करवाता है। यही इसका सबसे बड़ा लूप होल है। और अभी 2025 में क्या हुआ, चूँकि पहली बार मनाया गया, तो आप इसको याद रखना कि लोकपाल का पहला फाउंडेशन डे मनाया गया। कब मनाया गया, 16 जनवरी 2025 को। तो ये अपडेटेड है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एक चीज़ समझो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया, तो क्या इससे पहले लोकायुक्त नहीं होते थे? जी नहीं, राज्यों में लोकायुक्त ऑलरेडी पहले से होते थे। तो वही मैंने लिख दिया है। लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले राज्यों में लाया गया था, 1970 में उड़ीसा में आया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त किसने किया था, तो महाराष्ट्र ने किया था 1971 में। लोकायुक्त अधिनियम कौन लाया सबसे पहले, उड़ीसा। और लोकायुक्त किसने नियुक्त किया, तो वो महाराष्ट्र ने किया, ठीक। तो ये हमने लोकायुक्त के बारे में देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे हम नीति आयोग को। तो नीति आयोग भी सीबीआई की तरह है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, ना ही संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा ये गठित है, कोई एक लाया नहीं गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ये पॉलिसी थिंक टैंक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
फंड देने की इसकी शक्ति नहीं है, जबकि योजना आयोग फंड भी देता था। ये बेसिक डिफरेंस है योजना आयोग और नीति आयोग का, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, नीति आयोग आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। फिर NCW राष्ट्रीय महिला आयोग को अगर आप देखो तो राष्ट्रीय महिला आयोग याद रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब है कि इसके लिए कोई एक्ट आया है, तो जी हाँ NCW एक्ट 1990 में आया था। इसी के तहत 1992 में स्थापना होती, 3 साल कार्यकाल होता। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसको भी प्राप्त हैं। और विजया रहाटकर ये इस समय इसकी अध्यक्ष हैं और महिला अध्यक्ष हैं, तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सांविधिक निकाय है। अगला परिसीमन आयोग हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। और परिसीमन आयोग क्या है, तो परिसीमन आयोग जो है वो हमारा संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बस 2 ही यही बचे हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सॉरी NCM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये 1993 में गठित हुआ, ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट आता है, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, 1+1+5 यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे मैंने अपने नोट से एक ऐड कर दिया है CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बारे में सवाल बनते हैं। तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखना। जितनी भी मैंने संस्थाएं आयोग बताए हैं, इनका ईयर आप लोग जरूर याद रखना। आपके एग्जाम में 4-5 संस्थाएं दे के वो क्रोनोलॉजी लगाने को पूछ लेता है, ठीक है। तो 1964 में CVC की स्थापना होती है। और संथानम समिति की सिफारिश पर यह गठित होता है। और संथानम समिति की सिफारिश पर हमने क्या देखा था, CBI गठित होता। चेयरपर्सन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 1 साल पहले थे, अभी अपडेटेड वाला आप लोग देख लेना, मतलब हो सकता है क्योंकि ये लोग बदल भी जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखना है, जो CVC होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन में दे देगा वो कि वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, तो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगा। चूंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखना, नियुक्ति, रिपोर्ट और त्यागपत्र ये सब राष्ट्रपति को देगा, लेकिन ये जिम्मेदार है, उत्तरदायी है संसद के प्रति। इसमें भी सदस्य कुल 3 होते हैं, 1+2। नियुक्ति राष्ट्रपति करता, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, मतलब PM प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और LOP मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता। और इनका अगर कार्यकाल देखो तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो ये सारी हमने संवैधानिक संस्थाएं देख ली। असंवैधानिक तो कोई संस्था नहीं होती, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना, कोई भी संस्था असंवैधानिक नहीं होती। अगर असंवैधानिक होगी तब तो वो टिकेगी ही नहीं, मतलब रह ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वैलिड घोषित कर देगा, ठीक है। तो हमने लगभग आपके 35 मिनट में कंप्लीट सारी संस्थाएं देख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब ये ऐसी क्लास है कि इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, पर मैं आपकी PDF दे ही देता हूँ अपने ग्रुप पे, तो उससे आप लोग रिवाइज करते रहना, ठीक है। बाकी जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, जिन लोग ने मतलब अभी तक क्लास नहीं करी, पहली बार देख लें, तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप लोग जो है ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस पॉलिटी की प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो कर लोगे, सारे वीडियोस को देख लोगे, ठीक है। सारे वीडियो भी देखो तो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं बनेगी क्लास, तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा बनेगी तो 5 घंटे की। आपको पॉलिटी इसके बाद चाहे UPSC में देना, किसी भी स्टेट PCS में देना, कोई भी एग्जाम पॉलिटी को देना, इससे बाहर पॉलिटी का मैं मतलब गारंटी 100% की तो नहीं दे रहा हूँ, पर अगर आप मान लो पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आते तो आप 18 क्वेश्चन यहीं से करके आओगे, ठीक है। 18-19 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। बस आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। बाकी जो लोग हमारे ये जो PRP प्रोग्राम है जुड़ना भी चाहते हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटी हुआ है। अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, इधर थोड़ा मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा उसमें टाइम लग गई चीज़ों में। अब मैं उसको चीज़ों को रफ्तार पकड़ाऊँगा। अभी आपका 2 क्लासेस हैं, आपका कल सुबह तक पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट अब जनरल साइंस पे आऊँगा। पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल साइंस में मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। जनरल साइंस में PYQ प्रॉपर कराऊंगा आपको पिछले 10-12 सालों को, क्योंकि जनरल साइंस PYQ से बहुत रिपीट करती है, ठीक है। फिर मैं आपको अपने नोट से बाकी इंपॉर्टेंट जहाँ से जनरल साइंस में सवाल बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब वो कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 5-6 दिन या 1 हफ्ते में आपकी पूरी साइंस कवर होगी। फिर हम फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह होते हुए बाकी इकोनॉमी और सब बजट और सर्वे, फिर 15 सितंबर के बाद मैं आपको करंट वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं, वहाँ पे नोट्स लेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। पॉलिटी का जो मेरा नोट्स होगा मुश्किल से 80-90 पन्ने का होगा, मतलब पेजेज का, पन्ने का नहीं, पन्ने का तो 40-45 में। मतलब आप रिवाइज करो तो मुश्किल से मुझे लगता है 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो पूरी पॉलिटी, और इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप मैसेज करोगे, आपको डिटेल भेज दी जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग फिर डेडिकेटेड ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको ऑलरेडी चल रही, तब चीज़ें मिलती रहती हैं, अपडेट वगैरह। थैंक यू सो मच।